दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम होता रोहित, पूरे 3 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन रोहित के शहर बरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वह ट्रेन वहां ब्रेक लेती है, तो रोहित सोचता है कि अभी तो काफी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की अपनी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग रोहित को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रोहित जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वही रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी जो रोहित विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भी भविष्य में ना हो जाए। दोस्तों, यह कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। रोहित एक ठीक ठाक परिवार से था। यह 2 भाई थे, एक रोहित दूसरा रमन। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों रोहित की जो भाभी थी वह थोड़ा तेजतर्रार स्वभाव की थी। रमन की शादी पहले ही हो जाती है, क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि रोहित की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। रोहित को वह अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उससे कहती वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा यह होता है कि रोहित का भी विवाह हो जाता है। रोहित की पत्नी का नाम ज्योति था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। ज्योति बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। ज्योति अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, रोहित जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पत्नी को 8 से 10 दिन हो जाते थे, लेकिन रोहित उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वह कोई बात ना करता। अगर ज्योति उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वह उसे धमका देता, उसको फटकार लगा देता। रोहित पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में बुरा फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी कहती वह वैसे ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं वह अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना कहीं आपके घर पास पड़ोस में ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि जब रोहित और उसकी भाभी ज्योति को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो ज्योति अपने भाई को बुलाती, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। उधर रोहित की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो रोहित से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग दुबई में खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना। कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मजे करेंगे, खूब मजे की जिंदगी काटेंगे, और फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वह अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीजा आ जाती है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि विदेश से पैसा भेजता रहूंगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति रमन से कहती है
कि जब तक रोहित विदेश गया हुआ है, उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बूढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, सब अपने नाम करवा लेते हैं। यह हमारे लिए भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, रमन के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीनें, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाली सिर्फ रोहित की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच लेकर अपने पति को दिया। और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम ना कुछ रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो रोहित की पत्नी थी ज्योति, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात पर ताने मारने लगती है। तो ज्योति एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती ज्योति को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ज्योति एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी ज्योति ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। यह लोग एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद लगभग 3 साल बाद रोहित को अपने घर की याद आने लगती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में 1-2 आदमियों ने उसे बताया। रोहित जब यह बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी ज्योति, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही ज्योति ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति रोहित का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी, लेकिन रोहित ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, रोहित के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया।
तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के नहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है। यह सुनकर रोहित रोने लगता है और अपने पति ज्योति से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई है, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो ज्योति कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई है, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो रोहित कहता है, अब तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहां से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। रोहित अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आढ़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता। गाड़ियों में सामान लोडिंग अनलोडिंग करने का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, यह अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर रोहित के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ही सब्जी का धंधा चल जाएगा। अजय मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 50 गज का प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफी समय से काम करने से रोहित वहां के लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक आढ़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी, उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो रमन और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे। रमन के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों के जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और वह हुआ भी वही। उन्हें भी धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया गया। वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए, एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे। 2 दिन हो जाते हैं, खाना भी नहीं मिल पाता, पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह से उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही रमन और उसकी पत्नी रोहित को आढ़त पर बैठे हुए देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। यह नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वह दोनों रोहित के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। रमन की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो रोहित रोकते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी जमीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो? यहाँ जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा रोहित, इनसे गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हो गई है, आखिर जो भी है यह तो तुम्हारा ही भाई जो होना था हो गया।
अब इन्हें माफ कर दे। इस पर रोहित की पत्नी ज्योति भी कि हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं। यह जैसे भी है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए। हमारे साथ जो भी इन्होंने किया आज उसका फल यह भुगत चुके हैं। आखिर यह है तो मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। रोहित का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसको भी समझ आ जाता है कि जो हो गया है वह अब दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानियां पारिवारिक होती है। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ज्योति और ओमकार के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते